हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले ही सीजल का वीडियो बनाया है स्किल टेस्ट और डीवी को लेकर कि किस तरीके से आपका स्किल टेस्ट और डीवी होता है। मैंने अभी आपको देखिए ये नहीं बताया है कि स्किल टेस्ट में कि आपको कैसे सीखना है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपका स्किल टेस्ट और डीवी होता है और जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना, उसमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है जो आपके काफ़ी काम की होती है बट आपको पता नहीं होती। क्योंकि जब तक आपका भाई फाइनल रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो गए तो आपका रिजल्ट आएगा। अभी मैं क्या अपीयर हो चुका हूँ तो मेरा रिजल्ट आ चुका था, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि क्या क्या होता है एक्चुअली इसमें, ठीक है। तो अभी मैंने सीजल का बनाया है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो वो सीजल का भी देख सकते हैं। जो सीजल का एस्पिरेंट है, जो केवल सीएचएसएल का एस्पिरेंट है, वो मेरा सीएचएसएल का वीडियो देख सकते हैं। इवन एसएससी का जो भी पेपर देते हैं वो दोनों ही पेपर देते हैं। तो आपके लिए दोनों एक तरीके से पीडीएफ इंपॉर्टेंट है जो फाइनल रिजल्ट की आती हैं कि फाइनल रिजल्ट जो आता है वो किस तरीके से आता है और उस पीडीएफ में आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके काम की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जब फाइनल रिजल्ट आपका आता है 20 तारीख को रिजल्ट आया था सीएचएसएल का, तो इस तरीके से पहली पीडीएफ आती है, ठीक है। तो पहली पीडीएफ में देखिए क्या लिखा होता है कि आपका मतलब कितने लोग थे जो मतलब एक तरीके से उसके लिए अपीयर हुए थे एक तरीके से, मतलब ठीक है। अपीयर कितने लोग हुए और कितने लोग क्वालिफाइड हुए थे। तो क्वालिफाइड कितने हुए थे 17 अगर सीएचएसएल की बात की जाए, क्योंकि 18 तो देखिए अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। 18 का तो अभी स्किल टेस्ट हुआ नहीं है, 17 का ही हुआ है। तो मैं इन्फॉर्मेशन वहीं से दूंगा आपको और आपके बहुत काम की है क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्किल टेस्ट होता है कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो मतलब क्वालिफाइड होते हैं, मतलब वो बुलाए जाएंगे। अभी जब उसका इस तरीके से रिजल्ट आएगा ना तो कितने लोग बुलाए जाएंगे। रिजल्ट तो देखिए टीयर 2 का आ ही चुका है, तो आपको पता है कितने लोग डीवी के लिए क्वालिफाई हैं। तो डीवी के लिए कितने लोग क्वालिफाई हुए थे 33,966। इस बार भी कुछ लोग हुए होंगे, मुझे याद नहीं है नंबर। अब देखिए कितने लोग अपीयर हुए, केवल 21,103 लोग अपीयर हुए डीवी के लिए। अब ऐसा क्यों है, क्यों 12,000 से 13,000 लोग गायब हो गए यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है कि जिनके मार्क्स जो एकदम कट ऑफ के पास में होते हैं ना, वो लोग अवॉइड कर देते हैं एक्चुअली में कि वो नहीं जाएंगे, ठीक है, या कोई भी उनका रीज़न रहा हो। तो क्या होता है कि अपीयर कम लोग होते हैं। अब देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 190 कट ऑफ गया और आपके मार्क्स 191 है, ठीक है, तो आपको देखिए बिल्कुल, अगर आपका फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो डीवी के लिए तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला कि आपको बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सेकंड टाइम जाओगे तो आपको क्या होगा, बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होगी। आपको एक एक प्रोसीजर पता होगा कि आपको अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो आप बिंदास होकर एकदम चिल होकर बैठोगे वहाँ पर, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे कि यार टाइपिंग कैसे करूँगा, टाइपिंग के समय फिंगर मेरी थोड़ा काँपने लगेंगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको एक एक प्रोसीजर पता होगा। जैसे मैं 17 के सीजीएल में गया था, मेरा हुआ नहीं सीजीएल में 17 में, लेकिन मुझे एक प्रोसीजर पता था कि क्या होगा अब क्या होगा, ठीक है। तो जब मैं 18 में सीजल के स्किल टेस्ट में जाऊंगा तो मुझको एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता होगा कि ऐसे आपको क्लास में जाना है, फिर आपके डॉक्यूमेंट एक एक करके लगवाए जाते हैं, फिर आपके जो एक सर बैठे होंगे सामने, एक काफ़ी एजेड होंगे 55 के अप्रॉक्स एज वाले, वो आपके कागज़ चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी बगल में एक सर बैठे होंगे, वो पोस्ट कोड को भरवाएंगे आपसे। तो आपको एक एक प्रोसीजर पता होगा। फिर आपका जब डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर एक ऊपर रूम होता है, वहाँ पे ले जाएंगे। अगर इलाहाबाद में आपका हो रहा है तो इलाहाबाद में मेरा हुआ था, तो आपको एक एक प्रोसीजर पता होगा, ठीक है। कि फिर आप लोग वहाँ पे जाओगे, फिर आपको वहाँ पे एक A4 साइज़ का पेपर दिया जाएगा जिसमें कुछ लाइंस लिखी होंगी, उसके सामने उसका की स्ट्रोक लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको टाइपिंग 10 मिनट करनी है। कई लोग बैठे होंगे, थोड़ा सा आवाज़ भी आएगी कीबोर्ड वगैरह की, तो आप कई लोग नर्वस हो जाते हैं। तो देखिए जब आपको पहले से चीज़ें पता होती हैं ना तो आप नर्वस नहीं होते। तो इसलिए जिनके मार्क्स भी इस बार भी कट ऑफ के पास में है बिल्कुल, उनको बिल्कुल जाना चाहिए डीवी के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लेना है। आप देखिए, आप अपने आप को छोटा मत समझिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं 18-20 लाख लोगों में आपका 35,000 लोगों में सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी अच्छे हैं पढ़ने में, बस थोड़ी सी कमी कहीं पर रह गई, जो आपका मतलब जो आप लोग 10,000 टॉप 10,000 में नहीं आ पाए, तो उसको आपको अगले साल दूर करना है और फिर आपको बिंदास होकर जाना है डीवी देना, ठीक है। तो जैसे अब देखिए क्या होता है कि ये तो आपको चल गया पता कि कितने लोगों का होता है और कितने लोग अपीयर होते हैं। ये हमेशा ही ऐसा होता है। क्यों नहीं अपीयर होते हैं ये भी रीज़न मैंने बता दिया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि आपको क्या होता है, इसमें केवल आपका डीएसटी होता है। जैसे अभी मैंने सीजन में बताया कि सीपीटी भी होता है, यहाँ पे सीपीटी नहीं होता है, यहाँ पे केवल डीएसटी होता है। बट क्या होता है, डीएसटी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे पीए और एलडीसी के लिए, पीए और एलडीसी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितना होता है, 1750 की स्ट्रोक मांगते हैं। 1750 की स्ट्रोक 10 मिनट में, ठीक है।
अब लेकिन 17 में क्या हुआ, हर बार 1750 आता था, पर 17 में क्या हुआ, किसी के में 1952 थे, जैसे मेरे में 1952 थे, किसी के में 2100 समथिंग थे, किसी के में 2200 समथिंग थे। तो एसएससी ने बाद में आरटीआई रिप्लाई में बोला भी कि आपको केवल 1750 करने थे और उसी 1750 की स्ट्रोक पे कॉपी जो है वो एवेलुएट हुई। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ लोग, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, जैसे यूएफएम के बारे में पता नहीं था, तो कई लोग क्या हुआ, पैनिक हो गए, एकदम से उनको 2100 करना है। अब आपकी स्पीड मान लीजिए 1800 आ रही है, आपको वहाँ पे 2100 एकदम से पकड़ा दिया जाएगा, तो आपको क्या लगेगा कि यार 2100 कैसे होगा कैसे होगा। उस चक्कर में क्या होता है, आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, आप जल्दबाजी में टाइप करते हो, फिर आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, और क्या होता है, आपकी जो एरर है ना, ये जो एरर दी है 7% एरर, इससे ज़्यादा एरर हो जाती है। ठीक है, देखिए लिखा है कट ऑफ ऑन परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स इन टाइपिंग टेस्ट। तो 7% से अगर ज़्यादा एरर आपकी यूआर कैटेगरी में हो गई तो सोचिए आपकी नौकरी चली गई। ठीक है, क्योंकि इसमें 7% से कम एरर होनी है आपकी। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, आपको 1750 की स्ट्रोक केवल करने, क्योंकि आरटीआई रिप्लाई में भी एसएससी ने बोल रखा है कि 1750 की स्ट्रोक करने। अब देखिए दूसरी बात ये आती है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐसा ना हो 1750 में करके आऊँ और मुझे हटा दिया जाए। तो देखिए उसके लिए आप लोग एक काम बिंदास करिए कि अपनी स्पीड उस लेवल पर रखिए ना कि आपको वहाँ पर पैनिक ना होना पड़े। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जितना तैयार होकर जाओगे ना, उतना आपको डर वहाँ पर कम लगेगा। तो आप अपने घर में ही इतनी अच्छी टाइपिंग करिए, अभी आपको बहुत टाइम मिल रहा है कोरोना के लॉकडाउन की वजह से, तो आप घर में इतनी अच्छी टाइपिंग करिए कि कम से कम 2200 से 2300 आपकी की स्ट्रोक आ रहा हो। तो वहाँ पे आप, जब आपको वहाँ पे 1800, 1900 या 2000 भी वहाँ पे दिया जाएगा, तो आप बिंदास होकर करोगे बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरी घर में 2300 आती थी तो मैं यहाँ तो कर ही लूँगा आराम से। रोज़ 1 घंटे आप प्रैक्टिस करिए। और ये वीडियो देखिए स्पेशली मैं केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको टाइपिंग सीखनी है, इसका मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट आता है, और उस फाइनल रिजल्ट में आपके लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए आपको चल रहा है पता कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 10% एरर आप कर सकते हो। ठीक है, एसटी से हो तो भी 10%, ओबीसी से हो तो भी 10%, लेकिन अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आप केवल 7% एरर कर सकते हैं। अब देखिए ये केवल पीए और एलडीसी के लिए 7% है। अगर बात हम लोग कर लें डीईओ की, अब डीओ देखिए क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक तो कैग में होता है, एक अदर देन कैग में होता है। जब आपका टीयर 2 का रिजल्ट आया होगा तो कट ऑफ भी देखिए उस लेवल पर निकलता है। जैसे मेरे 247 मार्क्स हैं, तो मैं डीओ के लिए मतलब एक तरीके से क्या मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, क्योंकि 226 पॉइंट समथिंग यूआर कैटेगरी कट ऑफ गया, मेरे 247 मार्क्स हैं। तो मैं इस बार डीओ की टाइपिंग देने वाला हूँ। अब डीओ की टाइपिंग में क्या होता है कि केवल 5% एरर करनी होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक तो इसमें कैग होता है, ठीक है, एक होता है अदर देन कैग। 2 टाइप की पोस्ट होती हैं, ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बट जो मुझे पता है मैं वो आपको बता देता हूँ कि अदर देन कैग में क्या होता है, 3750 की स्ट्रोक आपको करने होते हैं। तो इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है आपको। ठीक है, देखिए वहाँ पे आपको 1750 चाहिए केवल एलडीसी और पीए के लिए, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 3750 की स्ट्रोक चाहिए 15 मिनट के अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए 1250 5 मिनट में, मतलब 2500 की स्ट्रोक आपको 10 मिनट में करना है। और केवल आपको एलडीसी में कितना करना है, 1750। तो आप मान लीजिए कि आपकी फिंगर इतनी तेज़ चलनी चाहिए कि एकदम लाइन लिखती चली जाए। ठीक है, तो 50 के अप्रॉक्स स्पीड आपकी होनी चाहिए, 50 के अप्रॉक्स, और 35 के अप्रॉक्स किसमें, एलडीसी और पीए में होनी चाहिए। ठीक है, अब अदर देन कैग में शायद स्पीड बहुत तेज़ मांगते हैं, और कैग में क्या होता है, कैग में 1500 मांगते हैं की स्ट्रोक 10 मिनट में। तो देखिए इसमें आप बिल्कुल आराम बैठ के बिंदास करिए तो इसमें आराम से हो जाएगा। और इसकी वैकेंसी भी बहुत कम आती है, मतलब डीओ की, अगर ओवरऑल डीओ की दोनों की मिला के बात करें तो 40-45 कुछ वैकेंसी आती है, और पिछली बार तो वो भी लास्ट में हटा दी गई थी, 5-6 वैकेंसी थी केवल। तो डीओ की जो वैकेंसी होती है बहुत कम होती है। अगर आप क्वालिफाई कर गए हो तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, 50 की स्पीड बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी 50 की स्पीड आएगी तो आप इसके लिए, मतलब आप तरीके से इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर लास्ट में जो भी कट ऑफ आएगा वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका देखा जाएगा कि आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग किस में पास हैं। तो अब देखिए यहाँ से आपको चल रहा है पता कि एलडीसी पीए के लिए 7% है, लेकिन डीओ के लिए केवल 5% है, और ओबीसी और एससी एसटी के लिए 7% है, जो कि यहाँ पे 10% थी। ठीक है, तो डीओ के लिए जो भी लोग क्वालिफाई हुए उनको यहाँ पर ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है कि डीएसटी टाइपिंग टेस्ट टीयर, तो ये सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, ये सभी के लिए सेम होता है। जैसे सीजीएल में मैंने बताया कि सीपीटी किस किस पोस्ट के लिए होता है, और कौन कौन सा पेपर होता है। अगर आप डबल ए हो तो आपका अकाउंटिंग का अलग से पेपर होगा, अगर आप जेएसओ के लिए हो तो स्टैटिस्टिक्स का पेपर अलग से होगा। ठीक है, और अगर आप इन दोनों पोस्ट के लिए नहीं हो तो आपका मैथ और इंग्लिश तो सभी में होता है। तो सिंपल सा इनकम टैक्स, रेलवे के लिए, सबके लिए आपका मैथ इंग्लिश का केवल होगा। उसके बाद आपका डीएसटी प्लस सीपीटी होता है सीजीएल में, यहाँ पे केवल डीएसटी होता है। ठीक है,
DST भी देखिए यहाँ पर LDC और PA के लिए थोड़ा सा अलग की स्ट्रोक आते हैं और DO के लिए अलग कट ऑफ अलग की स्ट्रोक आते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। कितना एरर होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्योंकि फाइनल रिजल्ट था तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि LDC, JSA और JPA इसके लिए कितनी वैकेंसी थी। तो 2646 टोटल वैकेंसी थी इन तीन की, LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क की और इसमें देखिए PASA के लिए टोटल कितनी वैकेंसी थी, जो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसमें मेरा हुआ था पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट में, उसमें कितनी वैकेंसी थी, उसमें 3222 वैकेंसी थी। क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है तो आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मुझे यूपी में मैं रहता हूँ और यूपी ही मुझे मिल गया है। अब पूरी एक तरीके से कोशिश मेरी यही है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुझे अपना होम टाउन भी मिल जाएगा। कानपुर में रहता हूँ मैं और मुझे लग रहा है कि मुझे कानपुर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छी रैंक कानपुर में मेरी 17 के अप्रॉक्स रैंक है मेरी। अब देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि DO कितनी कम वैकेंसी, केवल 6 वैकेंसी DO की थी। तो 18 में शायद 40-45 के अप्रॉक्स वैकेंसी है, पर देखिए 17 में केवल 6 वैकेंसी थी DO की। तो ये तो मतलब एक अलग ही लेवल हो गया, 1000-1500 लोगों को ले लेते हैं और केवल 6 वैकेंसी दी है, तो ये अलग ही लेवल चल रहा है इनका। अब देखिए अब कट ऑफ किस तरीके से आता है, फिर वही चीज़ जो सीजल में मैंने बताया कि एक तरफ आपका पोस्ट कोड दिया रहता है, ठीक है, एक तरफ आपको क्या दिया रहता है, एक तरफ आपका पोस्ट कोड दिया रहता है। आपको देखिए D49 किसी पोस्ट का पोस्ट कोड होगा, अभी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये पोस्ट कोड किस पोस्ट का है, ठीक है। तो जब देखिए आपका रिजल्ट आता है तो आपने पोस्ट कोड भर रखे होंगे, जब आप लोग DV के लिए जाते हो उससे पहले आपको पोस्ट कोड भरवाया जाता है। एक प्रिंट आउट आपको निकलवाना पड़ेगा नेट से, आपके एडमिट कार्ड के साथ में वो आता है। तो उससे क्या होगा कि आपको उसको निकलवाना होगा, उसमें पोस्ट कोड भरना होगा, फिर जब आपका DV होता है तो वहाँ पे आपको अपना पोस्ट कोड बताना होता है। अब देखिए जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो एक तो आपका ये सबसे पहले ये PDF आती जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद दूसरी PDF आती जिसमें आपका नाम दिया होता है और उसके बगल में पोस्ट कोड भी दिया होता है। तो मान लीजिए वो 15 मिनट बाद वो लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो तब तक आपके अंदर क्यूरोसिटी रहती है कि यार मैंने जो पोस्ट भरी थी उसका कट ऑफ कितना गया। तो आपको पता तो होता ही है कि आपने कौन सी पोस्ट कौन से नंबर पर भरी थी, तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो जाके। तो यहाँ से मान लीजिए आपने L01 कोई पोस्ट का होगी तो उसका देखिए ये 9 नंबर पर जो है ना ये UR कट ऑफ है, 6 क्या होता है OBC का होता है अंक। तो एक तरीके से नंबर दिया हुआ है, ये कैटेगरी वाइज नंबर होता है, ये लास्ट में दिया भी उन्होंने होगा कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी के लिए है, ठीक है। लास्ट में देखिए दिया भी होना चाहिए था बट यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं दिया होगा। देखिए इसमें यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने बताया भी था आपको कि ये देखिए दिया हुआ है कि 1 जो है वो SC के लिए, 2 ST के लिए, 6 जो है वो OBC के लिए और 9 UR के लिए, 3 जो है ESM के लिए, 4 OH के लिए, सब कुछ गिवन रहता है आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ से देख लेना है कौन सा आपको पोस्ट कोड किस में मिला है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने L04 पहले नंबर भरा था, L04 का और आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो L04 का 9 में देखिए कट ऑफ कितना गया, 237.5। अब आपको इससे ये पता चल रहा होगा कि LDC का कट ऑफ ना काफ़ी हाई जाते हैं, LDC कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं क्योंकि लोगों को मिनिस्ट्री बहुत पसंद है, ठीक है। तो लोगों को मिनिस्ट्री काफ़ी पसंद होती है क्योंकि मिनिस्ट्री में क्या होता है, एक तो 5 डेज़ वर्किंग है, सबसे अच्छा जो चीज़ है, ऊपर से जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपको वहाँ पर अच्छे ऑफिसर्स मिलते हैं, सब कुछ वहाँ पर एकदम मस्त रहता है, AC वेसी रूम मिलते होंगे, जो भी है मैंने सुना है, ऐसा गया तो नहीं हूँ मैं अभी। और पोस्टल असिस्टेंट में क्या होता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा देखिए मिनिस्ट्री के कंपेयर में तो बहुत कम रहता है, ठीक है। और सैलरी देखिए ज़्यादा है सैलरी, क्योंकि इसका 1900 ग्रेड पे है, LDC का 1900 ग्रेड पे है और पोस्टल असिस्टेंट का 2400 ग्रेड पे है। तो आपको 6 से 5 से 6 हज़ार रुपये या 7 हज़ार रुपये अप्रॉक्स ज़्यादा मिलते हैं। तो रुपए देखिए यहाँ पर ज़्यादा है। अब देखिए कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो कोई चीज़ ज़रूर कम होगी, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होता है। तो ये आपको बिल्कुल देखना है कि अगर आपको LDC में अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो आपको सैलरी कम मिल रही है, और होम स्टेट मिलने के चांस भी आपको नहीं रहते हैं LDC में, कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं हैं तो आपको होम टाउन तो बहुत दूर की बात है, होम स्टेट मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा, या आपको बहुत कम नंबर है तो आपको साउथ में भेज देंगे, तमिलनाडु केरल वगैरह, तो आपको 28-29,000 में साउथ में रहना पड़ेगा। तो वही है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा लेकिन आपको जगह अच्छी नहीं मिलेगी। इसमें क्या है कि इसमें एनवायरनमेंट इतना प्यारा नहीं मिलता है, लेकिन आपको क्या होता है होम स्टेट और होम टाउन मिल जाता है, ऊपर सैलरी अच्छी मिल जाती है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो लेना है वो ले सकता है, फुल फ्रीडम है उसको भरने के लिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। आपका जो मन है वो आप लोग भर सकते हो पोस्ट कोड में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल रिजल्ट जो आता है वो उस तरीके से आता है, ठीक है। इधर आपका पोस्ट कोड रहता है, यहाँ आपकी कैटेगरी रहती है, यहाँ वैकेंसी भी देखिए आपको गिवन है कि कौन किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अगर एक कोड की बात करें, D49 की बात करूँ तो देखिए UR में केवल 4 वैकेंसी हैं, तो ये भी देखिए दिया रहता है, इसमें कितना कट ऑफ गया ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी देखिए पोस्ट कोड दिए है, कैटेगरी दी है, वैकेंसी दी है, कट ऑफ दिया है, ठीक है।
तो ये सब देखिए गिवन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सीजल में भी दिखाया था कि कोड के साथ साथ कैसे वैकेंसीज़ रहती, कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो देखिए अगर आपने L01 भरा था तो L01 किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, AFHQ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उसके बाद देखिए सारी अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, L02, L03, L04, L05, सारी यहाँ पर देखिए एक एक करके आपको, इसको आप धीरे धीरे करके, अगर आपने फर्स्ट टाइम आप लोग इस चीज़ को देख रहे हो या आप 2019 का CHSL दे रहे हो, आपको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि आपका फाइनल रिजल्ट इस तरीके से आता है। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए ये वीडियो, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और केवल मैं इन्फॉर्मेशन ही नहीं दूंगा, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, आपको मैथ्स के वीडियोस भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, क्योंकि मेरे 192 मार्क्स हैं, तो जिनको भी शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए वो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। बेसिक्स भी मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग उसमें ऐड हो सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, उसका शॉर्टेस्ट मेथड आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी चीज़ें हो गई इस बारे में कि ये देखिए आपको सारी आप इसको जूम करके बहुत ही आराम से देख सकते हो, इसको पॉज करके आप लोग। तो देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग जूम कैसे करोगे यूट्यूब में, तो इस तरीके से देखिए ये मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ। तो देखिए ये सारी वैकेंसीज़ हैं जो होती हैं, और आजकल जॉब वैसे ही बहुत ज़रूरी है। तो आज संडे भी था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर संडे टॉक जो मैंने एक बार की थी वो ना करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जिसको पता नहीं होता उसके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि मुझे नहीं पता था तो मुझे भी काफ़ी दिक्कतें हुई। तो फिर मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे, तब जाके मुझे पता चला कि कौन सी वैकेंसी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, किस में होम स्टेट मिलता है, किस में नहीं मिलता है, काफ़ी चीज़ें, वो सब भी बातें हम लोग आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तो देखिए मैंने P47 भरा था, तो आप लोग तो दिख रहा होगा कि P47 क्या था, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर ही आता है PASA, PA मतलब पोस्टर असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट। अब देखिए कई लोगों को ये डाउट होता है, जैसे मुझे भी नहीं पता था, कि मुझे लगता था कि जब मैं PASA भरूंगा तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो मुझे इन दोनों में से कुछ एक मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये पूरा एक फुल डिपार्टमेंट है। आप लोगों को क्या करना होगा कि जब आपको PASA ये डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपको जब एलोकेशन फॉर्म भरना होगा तो आपको एक एक करके ये पोस्ट भरनी होती है कि पोस्टर असिस्टेंट मुझे अपने सिटी में चाहिए, फिर लखनऊ में चाहिए, फिर इलाहाबाद में चाहिए, फिर उसके बाद शॉर्टिंग असिस्टेंट का अलग से होता है कि शॉर्टिंग असिस्टेंट मुझे अपने सिटी में चाहिए या लखनऊ में चाहिए। तो उसको आप लोग लाइन से भर दो अगर आपके अच्छे मार्क्स, क्योंकि शॉर्टिंग असिस्टेंट थोड़ा लोग कम लेते हैं, ठीक है, जैसा मैंने देखा है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, उसमें भी कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके भी कुछ एक तरीके से ड्रॉबैक हैं। ऐसे ही पोस्टर असिस्टेंट के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अपनी अपनी यहाँ पर देखिए PASA में आप लोग भर सकते हो। तो फिर क्या होता है कि आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपने एक एक करके दिया है एक तरीके से, उसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक तरीके से दे दिया जाएगा। तो अगर आपने शॉर्टिंग असिस्टेंट को ऊपर भरा है और आपके मार्क्स शॉर्टिंग असिस्टेंट लाइक आ रहे हैं, तो आपको शॉर्टिंग असिस्टेंट दे दिया जाएगा आपके सिटी में या बगल सिटी में, या जिस हिसाब से भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मार्क्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने घर के पास रहेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में इतना सफिशिएंट है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।